वेलकम स्टूडेंट्स, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब हम एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है जी। और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो हम लिंक करते हैं विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है जी। इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल RLC सर्किट है। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है ये एक्चुअली पैरेलल RLC सर्किट है। ठीक है जी, सर्किट। तो फिर रेजोनेंस कंडीशन इसमें क्रिएट होती है। रेजोनेंस क्या है जी? जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये मैच कर जाती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। ठीक है, ऑसिलेटर वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती है ऐसे अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है और एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे हम एक्चुअली इलेक्ट्रिकली रेजोनेंस जो है वो देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी कुछ जो है वो मतलब कुछ मैचिंग किस्म की ही जो है वो सिचुएशन क्रिएट होती है। एनीहो हम यहाँ पे पहले तो पैरेलल सर्किट बना लेते हैं। हमारे पास इसमें सबसे पहले तो जो है वो रेजिस्टेंस की बात की गई है, तो ये रेजिस्टेंस है जी हमारे पास। फिर इसके साथ पैरेलल में हम इंडक्टर, एक कॉइल ले लेते हैं जो इंडक्टर के तौर पर बिहेव करती है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एक कॉइल है जो कि इंडक्टर के तौर पर बिहेव कर रही है। ठीक है, और ये हमने कहा कि रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है। और फिर अब हम आगे जो है वो कैपेसिटर ले लेते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये हम ले लेते हैं और ये जो है वो पैरेलल में ही जो है वो है इंडक्टर और रेजिस्टर के साथ। ठीक है जी, और फिर हम इन तीनों को लिंक कर देते हैं एक वोल्टेज सोर्स से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो AC वोल्टेज सोर्स है। ठीक है जी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं VS से। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक RLC पैरेलल सर्किट। और स्टूडेंट्स पैरेलल सर्किट में हम जानते हैं कि हर कंपोनेंट को जो वोल्टेज मिलता है वो इक्वल होता है, लेकिन जो करंट होता है हर एक में से करंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, पैरेलल सर्किट में करंट जो है हर एक में से डिफरेंट होता है, लेकिन वोल्टेज हर एक को जो है वो इक्वल मिलता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें से करंट जो है वो होगा IR। ठीक है, और जो इंडक्टर में से जो करंट होगा इसमें से करंट होगा IL। तो इस तरह से करंट की ब्रांचेस हमें जो है वो नजर आ रही हैं और यहाँ पे करंट जो है वो IC होगा। एक्चुअली चार्जेस जो हैं वो डिवाइड अप हो जाते हैं बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट के दरमियान जो चार्जेस का फ्लो है वो डिवाइड हो जाता है। इस तरह से करंट जो है वो डिफरेंट होता है इन तीनों कंपोनेंट्स में से, यानी कि तीनों कंपोनेंट में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करंट की वैल्यू यहाँ पे मुख्तलिफ होगी। अब हम जो है वो देखते हैं कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस हम कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं XL से, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा L से। ये स्टूडेंट्स L को जरा जो है वो प्रॉपरली लिख लेते हैं। ठीक है जी, L। ठीक है, और ये कैलकुलेट करते हैं हम ओमेगा इंटू L से। ओमेगा जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स है। जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज है तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, और फिर हम जो है वो अगर, और L जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंडक्टर की इंडक्टेंस है। ठीक है, और अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं XC से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हम कैलकुलेट करते हैं 1/ओमेगा C से। ठीक है जी, ओमेगा वही फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स है और C यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये एक्चुअली रेजिस्टर्स के तौर पर ही बिहेव करती हैं। AC सर्किट्स में से ये रेजिस्टर के तौर पर ही बिहेव करती हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फेज की, यानी कि इनमें वोल्टेज जो है, वोल्टेज और करंट के फेज की बात करें, तो अगर हम रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते हैं। ये तो है जी हमारे पास वोल्टेज, और अगर हम ये रेजिस्टर के लिए डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें करंट भी जो है वो इन फेज होगा और ये रेजिस्टेंस के लिए है। अब हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के लिए करंट जो है वो IR है। ठीक है, और अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में जो करंट है ये
लैग करता है वोल्टेज को, ठीक है जी। यानी कि वोल्टेज से इसका फेज डिफरेंस होता है π/2 या 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे अगर जो है हम डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर दें, ये लैग कर रहा है तो डाउनवर्ड इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दैट इज करंट इन इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर में ये करंट है IL, ठीक है जी। और ये 90 डिग्री या π/2 का फेज डिफरेंस है इसका वोल्टेज से। वोल्टेज क्योंकि सब में सेम है तो इसलिए वोल्टेज को यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली ही सबके लिए कॉमनली रिप्रेजेंट कर दिया है। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में जो करंट है ये लीड करता है वोल्टेज को, ठीक है जी। तो इसको और कितना लीड करता है, इसको हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कैपेसिटर में करंट है, और ये कितना लीड करता है, ये भी π/2 या 90 डिग्री ही लीड करता है वोल्टेज को, ठीक है। तो ये हैं जी फेजर डायग्राम इन तीनों कंपोनेंट्स में से। और स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ करंट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर के करंट में और इंडक्टर के करंट में जो है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है जी। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और स्टूडेंट्स अगर ऐसी कंडीशन में अगर जो है वो हम XL को XC के बराबर कर दें, रिएक्टिव इंडक्टेंस को कैपेसिटिव इंडक्टेंस के इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर कर दें, और तो क्या होगा, इन दोनों करंट्स की अमाउंट भी जो है वो इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है जी। ये मैचिंग हो गई है दोनों की रिएक्टेंसेस की, तो ये रेजोनेंस कंडीशन है हमारे पास। रेजोनेंस कंडीशन। तो स्टूडेंट्स हम किसी भी सर्किट में जो है वो हम कैपेसिटर और इंडक्टर जो है कैसे इनकी रिएक्टेंसेस बराबर करेंगे। अगर हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज पे भी डिपेंड करें, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो और फिर उसको हम एक ऐसी अमाउंट पे, ऐसी वैल्यू पे ले आए जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएं, तो फिर रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट होगी। और वो जो वैल्यू है एसी फ्रीक्वेंसी की, वो जो वैल्यू है एसी ओमेगा की, जो स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है जी, स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ठीक है जी। तो ये है एक्चुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो हम अप्लाई करते हैं, यानी कि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट हो। रेजोनेंस कंडीशन क्या कि XL और XC बराबर हो जाएं, तो तब हमारे पास ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है जी। फिर इसको हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम करंट्स में तो देख ही चुके हैं कि एक दूसरे के बराबर एक दूसरे होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो और इससे पहले हम जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, इनका फैक्ट हम बाद में देखेंगे। तो यहीं से स्टूडेंट्स अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें तो देखें इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दें। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा आर से, ठीक है जी। तो अब क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है तो XL जो है इसको हम ओमेगा आर इंटू एल लिखेंगे, और इसी तरह से XC जो है ये 1 ओवर, स्टूडेंट्स ये ओमेगा यहाँ पे ये जरा क्लियर कर लें, ओमेगा आर इंटू एल, ठीक है जी। और ये बराबर होगा 1 ओवर ओमेगा आर इंटू सी के, ठीक है जी। अब ओमेगा आर को शिफ्ट करें और एल को शिफ्ट करें, क्रॉस इंटरचेंज करें, तो हमारे पास जो है वो यही ओमेगा आर जो है ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ओमेगा आर का स्केयर आ जाएगा, और एल इस तरफ आके डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 ओवर एल सी आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्केयर हमने जो है वो कैंसिल आउट करना है ओमेगा आर का, तो हम स्केयर रूट ले लेंगे। राइट साइड पे हमारे पास जो है राइट साइड पे क्वांटिटी जो है वो स्केयर रूट में आ जाएगी। 1 का स्केयर रूट 1 ही आता है, तो हमारे पास सिर्फ 1 ओवर एल सी स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है ये रेडियन पर सेकंड में होती है हमारे पास। अगर हम इसको हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना
चाहे हम जानते हैं नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में ही लेते हैं। तो फिर उसके लिए क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम रिलेशन देखते हैं कि हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो रेडियन में फ्रीक्वेंसी होती है उनका आपस में रिलेशन क्या है, और वो है जी f इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू ओमेगा। अब हम क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पे हैं तो ओमेगा को हम ओमेगा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ओमेगा आर की ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास हर्ट्ज में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई। और स्टूडेंट्स ये भी जो है वो डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल में तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फार्मूला जिससे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। और स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जस्ट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।